दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप सोशल मीडिया ऐप्स पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और लगातार आप अलग-अलग फूड रिलेटेड कंटेंट देख रहे होते हैं, अचानक से आपको एक चीज़ी बर्गर, एक्स्ट्रा लोडेड फ्राइज़ या एक सिंफुल चॉकलेट लावा केक खाने का मन करने लगता है। और स्क्रीन पर उस लज़ीज़ खाने को देखकर आपकी क्रेविंग इतनी बढ़ जाती है कि आप तुरंत फूड डिलीवरी ऐप खोलते हैं और अपना वही खाना ऑर्डर कर देते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि हर वो इंसान जो सुबह शाम फूड रिलेटेड कंटेंट सोशल मीडिया पर कंज्यूम कर रहा है, वो इस झांसे में आ रहा है। और यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। और जिस तरह का खाना आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, वो सिर्फ आपको बाहर खाने पर मजबूर नहीं कर रहा है, वो आपके घर के खाने की क्वालिटी पर भी असर डाल रहा है। सोशल मीडिया ने हमारे फूड को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया है। वो दिन गए जब खाना सिर्फ न्यूट्रिशन और अपनी भूख मिटाने के लिए खाया जाता था। अब बात सिर्फ और सिर्फ स्वाद, एस्थेटिक्स, एंगेजमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट वायरलिटी की है। आप अक्सर सुनते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में कि यहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, चलो खाने। यहाँ के पराठे अच्छे हैं, चलो खाने। और ये लिस्ट एंडलेस है। जितना ज़्यादा क्रेजी फूड उतने ज़्यादा व्यूज़। रेनबो कलर डोसा से लेकर 10,000 कैलोरी वाला बर्गर, फेंटा, कोको कोला, ऑमलेट, जानते हैं कि वो खाने लायक नहीं है, लेकिन जब आप बार बार इस तरह का खाना देखते हैं और दूसरे लोगों को खाते हुए देखते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रेव करता है कुछ ऐसा ही खाने के लिए। लेकिन ऐसे खाने की कीमत सिर्फ वो नहीं है जो आप दुकानदार या रेस्टोरेंट को पे करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया अनहेल्दी फूड को प्रमोट कर रहा है, कैसे स्ट्रीट फूड के नाम पर नॉनसेंस फूड वीडियोस आपको मजबूर करते हैं अनहेल्दी खाना खाने, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर हो रहा है। हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि फूड क्रेविंग्स कैसे आती हैं और कैसे हम साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट होते हैं कि किसी भी अनहेल्दी फूड की तरफ, ये जानते हुए भी कि ऐसा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप भूखे भी नहीं होते हो, तब भी फूड कंटेंट देखकर क्रेविंग्स होने लगती है। ये होता है डोपामिन रश की वजह से। फूड ब्लॉगर्स का काम है आपको ऐसा कंटेंट दिखाना जो अट्रैक्टिव हो। क्रिएटर्स यूज करते हैं हाई सैचुरेशन विजुअल्स, सिजलिंग साउंड इफेक्ट्स और ओवर द टॉप रिएक्शंस, ताकि आपका दिमाग ये सोचे कि ये खाना अभी चाहिए। हर लाइक, शेयर और कमेंट इस साइकिल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हमारी क्रेविंग्स अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। फास्ट फूड चेन्स को ये बहुत पसंद है, उनकी तो फ्री में एडवर्टाइजिंग हो जाती है और हम इसकी कीमत अपनी हेल्थ से चुका रहे हैं। और इस शानदार फूड ब्लॉगिंग का असर सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप बाहर जाकर खाना खा रहे हो, इसका एक बड़ा असर आपके घर के खाने पर भी पड़ रहा है। आप नोटिस कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर आप सेम डिश को या सेम खाने को अपने घर में बनाने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि हमने इस डिश को अपने घर में बनाया है तो यह हेल्दी होगा। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, उसमें तेल, नमक, मसाला अधिकांश तौर पर आपको संतुलित मिलेगा, लेकिन जहां पुरुष खाना बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं शौकिया तौर पर, तो उसमें हमेशा आपको तेल, नमक, मसाला, सारी चीज़ें आपको ज़्यादा या तेज़ ही मिलेंगी। और ये एक बड़ा कारण है, आपको रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर शेफ्स मेल दिखाई देंगे। आपको सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जहां एक परिवार में बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है कि लौकी, तोरई, टिंडे ऐसी सब्जियां क्यों बनाई हैं। और आज के समाज में सच भी है कि बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है। आज इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डरावना है। ओबेसिटी रेट्स इंडिया में अपने हाईएस्ट लेवल्स पर हैं। डायबिटीज़ आजकल टीनेजर्स में कॉमन हो गई है और एडल्ट्स 30 के पहले ही कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने ना जाने अब तक कितने वायरल वीडियोस देखे होंगे जिसमें यंगस्टर सडन हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा बैठे हैं, और जिसका प्रमुख कारण है जंक फूड, आउटडोर गेम्स न खेलना और सारा दिन घर में वीडियो गेम्स खेलते हुए खाते रहना। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी के मुताबिक 30% ऑफ टीनेजर्स टीवी पर या स्क्रीन पर स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, बजाय उन्हें बाहर खेलने के।
कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ऐसे कई टीनेजर्स हैं जिन्हें अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो उसे ग्राउंड में जाकर खेलते ही नहीं हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, वो टीवी या स्क्रीन देखे बिना खाना ही नहीं खाते। इंडिया में कई हॉस्पिटल्स के सर्वे में ये बात सामने आई है कि टीनेजर्स में कॉन्स्टिपेशन की समस्या कॉमन है और पिछले 10 सालों में फूड पॉइजनिंग के केसेस लगभग डबल हो गए हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो स्ट्रीट फूड के नाम पर आप इन स्टॉल्स पर जो खाना खा रहे हैं उसके पीछे का सच क्या है। बहुत सारे वेंडर्स पानी पूरी, चाट, ड्रिंक्स बनाने के लिए अनफिल्टर्ड बैक्टीरिया से भरा हुआ पानी यूज़ करते हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि 70% स्ट्रीट फूड में वाटर सैंपल्स को पीने योग्य नहीं पाया गया है, जो कि सीवियर स्टमक इन्फेक्शन से लिंक्ड है। जो क्रिस्पी समोसा, पकोड़ा आप पसंद करते हैं, उन्हें अक्सर इस ऐसे ऑयल में तला जाता है जिसको बार बार यूज़ किया जाता है, जो कि टॉक्सिक कार्सिनोजन बन जाता है। इससे कैंसर, हार्ट डिसीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ता है। 99% रेस्टोरेंट में लगातार ऑयल को रीयूज़ किया जाता है। फूड को ज़्यादा अपीलिंग दिखाने के लिए वेंडर्स इंडस्ट्रियल डाइज और केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे मेटनिल येलो, जो कि टॉक्सिक है और नर्वस सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। सड़कों पर जो कलरफुल आइस पॉप्स या चुस्की मिलती है, उसमें अधिकांशतः कंटेमिनेटेड आइस होती है। और वेजिटेरियंस का सबसे फेवरेट फूड पनीर, जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग आंख बंद करके इसे कहीं से भी खरीद लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में फेक या एनालॉग पनीर का यूज़ बिल्कुल आम होता जा रहा है, और यह वो पनीर है जो स्टार्च, सिंथेटिक मिल्क और हार्मफुल केमिकल से बनता है। कुछ लोग इसे सस्ता सब्स्टिट्यूट बोलते हैं रियल पनीर का, क्योंकि यह रियल पनीर जैसा दिखता है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन ये आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, आपके लिवर के साथ समस्या, आपकी किडनी के साथ समस्या को बढ़ा देता है। इसकी दीवानगी इतनी है कि लोग भूल जाते हैं कि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगला फूड है मोमोज, जिसका फ़ैन हमारे देश का हर नागरिक होता जा रहा है, और इसकी दीवानगी इतनी है कि लोग भूल जाते हैं कि उसे खाकर उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। क्योंकि जो मोमोज़ में मैदा यूज़ की जाती है और जिस तरीके का वेजिटेबल यूज़ किया जाता है और जिन कंडीशंस में उसको बनाया जाता है, वो बहुत ही अनहाइजीनिक होती हैं आम तौर पर। दूसरी तरफ आप अक्सर सोशल मीडिया पे आप वीडियोस में देखेंगे कि आपको फूड वेंडर्स या आपको स्ट्रीट वेंडर्स ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि हमने इस खाने में, इस डिश में हमने ये स्पेशल मसाला डाला है या ये सीक्रेट मसाला डाला है। तो सो कॉल्ड जो सीक्रेट मसाला होता है, उसमें भर भर के एमएसजी और आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन हमारे देश के भोले लोग ऐसे वीडियोस पर लाइक करते हैं, 2-4 कमेंट करके क्रिटिसाइज करते हैं और फिर खुद ही वो खाने चले जाते हैं। कोविड के बाद नोटिस किया गया कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स की संख्या मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी बढ़ गई है। सोशल मीडिया की पावर को देखते हुए कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ भी स्ट्रीट फूड बिजनेस में उतर गए, क्योंकि सबको ये एक आसान काम लगा। बस एक स्टॉल खोलो, एक इन्फ्लुएंसर को पैसा दो, रील बनवाओ और बिजनेस वायरल। लेकिन सफल होना और उसे मेंटेन करना एक लंबी यात्रा है। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जो वायरलिटी की वजह से कुछ दिन चले लेकिन फिर बंद हो गए, और आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें फूड ब्लॉगर्स आपको रेस्टोरेंट ओनर की या किसी चाय वाले की इनकम बताते हुए नजर आएंगे, और वो इतने कन्विक्शन से उसको बताते हैं कि आपका भी मन कर जाएगा या किसी भी सुनने वाले का मन कर जाएगा कि मैं अपना काम छोड़कर या अपनी जॉब छोड़कर मैं एक रेस्टोरेंट या एक चाय की दुकान खोल लूं। ऐसे वीडियोस में वो अक्सर कर आपको इतने कन्विक्शन से बताएंगे कि इस चाय वाले की कमाई इतनी ज़्यादा है कि जो कि आप कॉर्पोरेट जॉब में भी नहीं कमा सकते, और वो आपको भरोसा दिला देंगे कि ये एक सही और सरल और सफल बिजनेस हो सकता है आपके लिए। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि चलो एक रेस्टोरेंट खोला जाए। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आमतौर पर भारतीय बड़े आसानी से खोलने के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेस्टोरेंट बिजनेस इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेसेस में से एक है। भारत में हर साल 70% रेस्टोरेंट पहले ही साल में बंद हो जाते हैं, वो दूसरी साल भी नहीं सरवाइव कर पाते, क्योंकि ये बिजनेस डिपेंड करता है टोटली इस बात के ऊपर कि जो सामने पब्लिक है, जो सामने आपके कंज्यूमर्स हैं, वो कितना अप्रिशिएट करेंगे आपके रेस्टोरेंट्स को, और इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम।
अगर आप आज की तारीख में कोई भी बड़े चेन्स को देखते हैं या फूड चेन्स को देखते हैं तो उन्होंने सालों साल, उनको कई दशक लगे हैं अपने आप को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए। चाहे आप किसी भी बड़ी फूड चेन की अगर आप कहानी देखेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ना जाने कितने साल उन्होंने कितने सीजन्स देखे हैं और उसके बाद आज उन्होंने उस मुकाम को पाया है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ पैशन, एक रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका सल्यूशन क्या है? क्या हम सोशल मीडिया पर कंटेंट देखना बंद कर दें? जवाब ये है कि आप खुद से सवाल पूछें कि क्या इस तरह का खाना या फूड प्रोडक्ट्स आपके लिए सेफ हैं? ज़रूरत इस बात की है कि हम राइट फूड को चुनें। आप हर वायरल फूड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाओ, लेकिन सच ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि खाना जो आप ऑर्डर करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो अच्छा और साफ़ सुथरा खाना होगा, या आपको वही खाना मिलेगा जो आपकी हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा होगा। इसकी कोई गारंटी सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में या आज के ज़माने में अगर आपको अच्छा खाना खाना है या सेहतमंद खाना खाना है तो वो आपको अपने ही घर में मिलेगा। और जो लोग ट्रैवल करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने खाने का चुनाव बहुत ही समझदारी से करें, ताकि वो जब भी अपनी यात्रा में हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा साधारण या सरल फूड ही खाएँ। हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को देसी फूड से जोड़ें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड खिलाएं। अगर आपका बच्चा स्क्रीन पर पिज़्ज़ा देखकर पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करता है तो उसे पिज़्ज़ा के नाम पर रोटी में आप टॉपिंग्स लगाकर देकर उसको कंफ्यूज ना करें या उसको भटकाएं नहीं, बल्कि उसको समझाएं कि ये रोटी उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रोटी उसके लिए ज़्यादा सेहतमंद है या घर का खाना उसके लिए ज़्यादा सेहतमंद है। आप उसे एजुकेट करें, उसे आप कंफ्यूज ना करें, आप उसे उस खाने के लिए प्रमोट ना करें। आप उसको साफ साफ बताएं, ट्रांसपेरेंटली बताएं कि ये खाना आपकी सेहत के लिए बेहतर है, इसे खाकर आप ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे और एनर्जेटिक बनेंगे। और आखिर में मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी फूड ब्लॉगर से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रमोट करते समय थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाएं, थोड़ा इस बारे में सोचें कि जो खाना आप अपने कंटेंट के द्वारा दिखा रहे हैं उसे लोग खाने वाले हैं और उसका सीधा सीधा असर उनकी सेहत पे पड़ने वाला है। अपने फूड ब्लॉगर्स को ज़्यादातर आपने फूड को रेट करते हुए देखा होगा, उसके प्राइस को रेट करते हुए देखा होगा या प्राइस की एनालिसिस करते हुए देखा होगा, उस रेस्टोरेंट को रेट करते हुए देखा होगा, लेकिन उस की रेस्टोरेंट की किचन को रेट करते हुए आपने शायद ही किसी को देखा हो। और खासकर कि फूड ब्लॉगर्स आपको किचन में लेकर भी जाते हैं, उस डिश को बनते हुए भी दिखाते हैं, लेकिन उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है या वो खाना एट अ होल कैसे बनकर आ रहा है आपके पास, वो उसको नहीं दिखाते, या शायद ना दिखाते हों किसी भी कारण की वजह से, लेकिन ये उनके लिए ज़रूरी है वो उस रेस्टोरेंट की हाइजीन को भी रेट करें। अपने सारे फैंस को ये बताएं कि इस रेस्टोरेंट में कितना हाइजीनिक फूड मिलता है और इस रेस्टोरेंट में जो खाना आपको परोसा जाता है वो आपकी सेहत के लिए भी वाकई में अच्छा है। सिर्फ ये बोल देने से ओहो इसमें अमूल बटर डाला गया है, वाह ये क्या खाना है, सिर्फ इतना बोल देने से वो रेस्टोरेंट और वो खाना अच्छा नहीं हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अगर आप अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स की अगर आप फ़िक्र करते हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छा खाना खाएँ तो प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। से नो टू जंक फूड, ईट रियल फूड। थैंक यू सो मच।